वेलकम टू माय चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम अर्न लीव के बारे में डिस्कस करेंगे अंडर CCS लीव रूल 1972। टोटल अर्न लीव कितनी मिलती है एक साल में? 30 दिन की हमें टोटल EL मिलती है, ठीक है। पर ये 30 दिन हमें एक साथ नहीं मिलते। 1 जनवरी को 15 डेज क्रेडिट होते हैं, फिर 1 जुलाई को आपको 15 डेज EL मिलेगी। इस तरीके से टोटल हमें 30 दिन की EL मिलती है इन अ ईयर, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात नहीं कर रहे। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। अगर मैं ये देखूँ कि हमें एक महीने में कितनी EL मिलती है, हमें एक महीने में कितनी EL मिलती है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? आपको पूरे साल 30 दिन की मिलती है, मैं डिवाइड कर दूंगी 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 EL मिलती है आपको एक महीने की। पर कंडीशन ये है, यहाँ पे लिखा है पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ का मतलब ये है कि पूरा महीना सर्विस करी होगी, तभी आपको 2.5 EL मिलेगी पर मंथ, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, आगे कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे 2.5 करके क्यों दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। अक्यूमुलेशन। EL आप कितनी अक्यूमुलेट कर सकते हो? अक्यूमुलेट का मतलब है कितनी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने EL को यूज़ नहीं किया, अगर आपने EL को यूज़ नहीं किया तो मैक्सिमम कितनी EL को आप अक्यूमुलेट कर सकते हो? 300 डेज तक आप EL अक्यूमुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज मैक्सिमम अर्न लीव एडमिसिबल। इसका मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम EL का कितना इस्तेमाल कर सकते हो, कितनी अर्नड लीव आप यूज़ कर सकते हो एक साथ। 180 दिन की EL आप एक साथ यूज़ कर सकते हो एक ही समय पर। समझ में आ रहा है? 180 दिन की EL यूज़ कर सकते हो आप एक साथ। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि 180 दिन से भी ज़्यादा EL यूज़ करी जा सकती है, पर केवल ग्रुप A के ऑफिसर्स और ग्रुप B के ऑफिसर्स ही यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऑफिसर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बांग्लादेश से बाहर जा रहे हैं, नेपाल से बाहर जा रहे हैं, भूटान, बर्मा और श्रीलंका। समझ में आ रहा है? अगर आप इंडिया से या फिर इंडिया की नेबर कंट्रीज से बाहर जा रहे हो, तभी आप 180 दिन से ज़्यादा EL यूज़ कर सकते हो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ग्रुप A के ऑफिसर्स होने चाहिए या फिर ग्रुप B के ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनकैशमेंट। एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? जो लीव, अर्नड लीव जो आपने यूज़ नहीं करी है, उसके बदले आपको पैसा मिल जाना। अर्न लीव को एनकैश करवाना एनकैशमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एनकैशमेंट कब कब हो सकता है। पहला, रिटायरमेंट के समय। जब आप रिटायर होते हैं तो आप मैक्सिमम 300 EL को एनकैश करवा सकते हैं। दूसरा है रेजिग्नेशन के समय। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 150 दिन का EL एनकैश करवा सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा रेजिग्नेशन के केस में? कि जितनी टोटल EL है उसको डिवाइड करो 2 से। जितने भी डेज आएंगे वो 150 से कम होने चाहिए या फिर 150 के बराबर होने चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा है तो आपको 150 ही मिलेगा। कहने का मतलब है, समझ लीजिए कि आपने EL को डिवाइड किया 2 से, 200 डेज आता है, पर आपको 150 दिन का ही लीव एनकैश होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है एनकैशमेंट। एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? जो लीव, अर्नड लीव जो आपने यूज़ नहीं करी है, उसके बदले आपको पैसा मिल जाना। अर्न लीव को एनकैश करवाना एनकैशमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एनकैशमेंट कब कब हो सकता है। पहला, रिटायरमेंट के समय। जब आप रिटायर होते हैं तो आप मैक्सिमम 300 EL को एनकैश करवा सकते हैं। दूसरा है रेजिग्नेशन के समय। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 150 दिन का EL एनकैश करवा सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा रेजिग्नेशन के केस में? कि जितनी टोटल EL है उसको डिवाइड करो 2 से। जितने भी डेज आएंगे वो 150 से कम होने चाहिए या फिर 150 के बराबर होने चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा है तो आपको 150 ही मिलेगा। कहने का मतलब है, समझ लीजिए कि आपने EL को डिवाइड किया 2 से, 200 डेज आता है, पर आपको 150 दिन का ही लीव एनकैश होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है LTC का। LTC के दौरान भी आप EL को एनकैश करवा सकते हैं, पर कितनी करवा सकते हैं? मैक्सिमम 10 दिन की EL आप एनकैश करवा सकते हैं, पर कुछ कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि जब आप 10 दिन की EL
को एनकैश करवाएंगे तो आपके पास 30 दिन की ईएल बैलेंस में बची होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल आपके पास 20 ईएल बची है, आपने 10 दिन की ईएल एनकैश करवा ली एलटीसी के लिए, आपके पास अब बैलेंस में 20 डेज बचा है, तो आप इस केस में ईएल एनकैश नहीं करवा सकते एलटीसी के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, बैलेंस जो है 30 दिन बचा होना ज़रूरी है, आपकी ईएल 30 दिन बची होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एंटायर करियर में, मतलब कि थ्रू आउट योर सर्विस आप केवल 60 दिन का ईएल ही एनकैश करवा सकते हैं जब भी आप एलटीसी अवेल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीव सैलरी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप ईएल लेते हैं, तो अगर आप अर्न लीव लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। लीव पे जाने से पहले आपको कितना पे मिल रहा था, वही पे आपको लीव सैलरी के तौर पे मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिडक्शन का। EL is subject to the deduction at the rate of 1/10 of EOL or dies non in the subsequent half year maximum 15 days। इसका मतलब क्या है कि आपकी EL जो है कम कर दी जाएगी, किस रेट से, 1/10 ऑफ EOL। अगर आपने EOL लिया है तो उसका 1/10 निकाल के, जितने EOL डेज हैं उसका 1/10 निकाल के, या फिर कोई पीरियड जिसे डाइज नॉन मान लिया गया है उसका 1/10 निकाल के आपकी EL से डिडक्ट कर दिया जाएगा, आपकी EL से कम कर दिया जाएगा इन दी सब्सीक्वेंट हाफ ईयर। ठीक है, इन दी सब्सीक्वेंट हाफ ईयर का मतलब क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 15 डेज लिखा है मैंने। 15 डेज का मतलब क्या है, ये डिडक्शन जो है केवल 15 दिन की ही हो सकती है, मतलब आप केवल 15 दिन ही माइनस कर सकते हो अपनी EL से, इससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पे सब्सीक्वेंट हाफ ईयर का मतलब क्या है। देखिए, समझ लीजिए कि टोटल EL मेरे पास 70 दिन की है, टोटल EL मेरे पास 70 दिन की है। 1 जनवरी 2020 को मुझे 15 दिन की EL और मिल जाती है, तो टोटल EL कितनी हो गई, 85 डेज। 70 को मैंने 15 से ऐड कर दिया, 85 डेज आया। 1 मार्च 2020 को मैं EOL ले लेती हूँ 60 दिन के लिए। 1 मार्च 2020 को EOL ले लेती हूँ 60 दिन के लिए। अब मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है तो इसका 1/10 मेरा डिडक्ट होगा। ठीक है, पर ये 1/10 जो है मेरा तुरंत डिडक्ट नहीं होगा, मैं तुरंत EL में से ये 1/10 ऑफ 60 निकाल के माइनस नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट हाफ ईयर में करूंगी। नेक्स्ट हाफ ईयर का मतलब जो 1 जुलाई से शुरू होता है, जब मुझे 1 जुलाई को EL मिलेगी 15 दिन की, उस टाइम पे मैं ये 1/10 निकालूंगी, जो मैंने ऊपर बताया है 1/10 ऑफ EOL मैं 1 जुलाई को माइनस करूंगी। बात समझ में आ रही है? सब्सीक्वेंट हाफ ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए फिर से बता रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि EL हमें 1 जनवरी को मिलती है 15 दिन की, और एक 1 जुलाई को मिलती है 15 दिन की। ठीक है, अगर आपने 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में EOL ली है, या फिर कोई ऐसा पीरियड है जिसे डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसको आप माइनस उसी पीरियड में नहीं करोगे, आप नेक्स्ट हाफ ईयर में करोगे। और नेक्स्ट हाफ ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है। जब आपको 1 जुलाई को EL मिलेगी तब आप वो पीरियड माइनस करोगे। एक और एग्जाम्पल दूँ, समझ लीजिए कि सितंबर में मेरा कोई ऐसा पीरियड था जिसे डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो मैं उसको तुरंत EL से माइनस नहीं कर दूंगी, क्योंकि वो जो हाफ ईयर अभी चल रहा है उसमें मैं माइनस नहीं कर सकती, मैं नेक्स्ट हाफ ईयर में माइनस करूँगी। और नेक्स्ट हाफ ईयर कब आएगा, 1 जनवरी को आएगा। ठीक है, जब 1 जनवरी को मुझे EL मिलेगी तब मैं उसको माइनस करूँगी, यही ये एग्जाम्पल कहता है। ठीक है, मैंने मार्च में EOL ली थी 60 दिन की, तो मैं तुरंत माइनस नहीं कर रही EL, मतलब मैं 1 जनवरी से लेके 30 जून 2020 की पीरियड में इस EOL को नहीं माइनस कर रही हूँ, मैं इसको माइनस करूँगी नेक्स्ट हाफ ईयर में। नेक्स्ट हाफ ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब कैसे करते हैं कैलकुलेशन, देखिए 1 जुलाई को मुझे फिर से EL मिलेगी 15 दिन की। पहले मेरे पास कितनी बची हुई थी, 85 डेज़ की बची हुई थी, ये देख सकते हैं 85 डेज़ की थी, मैं इसमें 15 दिन ऐड कर दूंगी, टोटल EL हो गई 100। अब मैं माइनस करूंगी डिडक्शन EL, ये सब्सीक्वेंट हाफ ईयर है, ये नेक्स्ट हाफ ईयर है। ठीक है, अब मैं माइनस करूंगी अपना EOL का पीरियड, कितना डिडक्ट करूंगी, 1/10 ऑफ 60 डेज़ की EOL थी ना, इसका 1/10 निकाल लेंगे, कितना हुआ 6 दिन। मैं 100 में से 6 दिन माइनस कर दूंगी, 100 में से कर दूंगी 6 दिन माइनस, कितना आ जाएगा 94 EL आ जाएगा। इस तरीके से हम डिडक्शन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूरा एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
डेट ऑफ अपॉइंटमेंट समझ लीजिए 10 मार्च 2018 है, समझ लीजिए मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 2018 है, मुझे 20 डेज़ की मैंने ईएल अवेल कर ली है 1 अक्टूबर 2019 को, और 20 डेज़ का पीरियड डाइज नॉट डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि 14/2/2020 से डिक्लेयर हो रहा है। मुझे कैलकुलेट करनी है ईएल टिल 1 जनवरी 2021। अब मैं यहाँ पे ईएल कैसे कैलकुलेट करूँगी पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये देखो कि मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब है। मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 2018 है। 10 मार्च 2018 है तो ईएल मुझे कब मिलती है? वैसे नॉर्मली ईएल कब मिलती है? 1 जनवरी को मिलती है, 1 जुलाई को मिल रही है, पर इस केस में तो मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मार्च की है, 10 मार्च है ना, तो मुझे जनवरी और फरवरी की ईएल तो मिलेगी ही नहीं। मुझे जनवरी और फरवरी की ईएल तो मिलेगी नहीं क्योंकि तब तक तो मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई थी, तब तक मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था, मेरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो 10 मार्च है। तो इसीलिए मैंने वो 2.5 वाला समझाया था, इसीलिए मैंने वहाँ पे पर मंथ वाला केस करवाया था कि पर मंथ हमें कितनी ईएल मिलती है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब एक और बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या मुझे मार्च के लिए ईएल मिलेगी? मैंने 10 मार्च 2018 को ज्वाइन किया है, मेरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 मार्च 2018 है, क्या मुझे इसके लिए ईएल मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था 2.5 पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, और यहाँ पे मार्च जो है कंप्लीट मंथ नहीं है, इसीलिए मुझे मार्च के लिए कोई ईएल नहीं मिलेगी। मुझे ईएल मिलनी शुरू होगी 1 अप्रैल 2018 से। ठीक है, तो मुझे 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून तक, क्योंकि हाफ ईयर में कैलकुलेशन होता है, तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018 तक मुझे कितनी ईएल मिलेगी? 2.5 कैसे आया? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, 30 को डिवाइड कर दिया था 12 से, तभी हमारे पास 2.5 पर मंथ हमें ईएल मिलती है। 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 मंथ से, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून तक 3 महीने होते हैं। तो कितनी ईएल आती है? 7.5 ईएल आती है, पर ये 7.5 ईएल 8 ईएल हो जाएगी, क्योंकि रूल नंबर 27(4) कहता है राउंड ऑफ करने के लिए हमें अलाउ करता है, तो इसीलिए मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया, 8 कर दिया, 7.5 का राउंड ऑफ करके 8 कर दिया। तो मुझे कितनी ईएल मिल जाएगी इस पीरियड के लिए? 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून तक 8 क्रेडिट हो जाएगी। एक और बात बता दूं, मैंने यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस यूज़ किया है। क्रेडिट का मतलब ये है जब मुझे ईएल मिलेगी, जब मैं ईएल का इस्तेमाल करूँगी तो डेबिट कर दूँगी, और बाकी बैलेंस तो आपको पता ही है। ठीक है, अब 1 जुलाई 2018 को मुझे पूरी 15 दिन की ईएल मिलेगी। ठीक है, अब तो मुझे यहाँ कोई 2.5 से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब तो मैं लगातार सर्विस कर रही हूँ। तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा था? 8 बचा था। 8 में मैं 15 ऐड कर दूंगी, टोटल ईएल कितनी हो गई 2018 के आखिर में? 23 ईएल हो गई। ठीक है, अब 2019 का कैलकुलेशन करते हैं। 2019 में सबसे पहले मुझे 1 जनवरी को 15 दिन मिलेंगे। 23 बचा था आपका बैलेंस में, 15 ऐड कर दो, कितनी हो गई ईएल? 38 हो गई। फिर 1 जुलाई को मुझे फिर से क्रेडिट होगा 15 दिन, तो 38 आपके पास बैलेंस बचा था, इसमें 15 ऐड कर दो, कितने हो गए? 53। अब यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन में बोला था 1 अक्टूबर 2019 को मैंने 20 दिन की ईएल का इस्तेमाल किया है। 1 अक्टूबर 2019 को 20 दिन की ईएल का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं माइनस कर दूंगी, क्या लिखूंगी? 1 अक्टूबर 2019 डेबिट पे लिखूंगी अब 20। डेबिट का मतलब क्या हुआ? मैंने यूज़ कर लिया। 20 माइनस करेंगे 53 में से, आपके पास 53 थी टोटल, 20 माइनस करोगे अब कितनी बचा बैलेंस? 33 ईएल बची है। ठीक है, अब 2020 का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 2019 में आपकी ईएल का बैलेंस कितना बचा था? 33। अब मैं 1 जनवरी को 33 में 15 दिन ईएल ऐड कर दूंगी, टोटल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने बोला था कि 14/2/2020 14 फरवरी 2020 से 20 दिन का डाइज नॉन पीरियड डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, क्या इसका डिडक्शन मैं तुरंत कर दूंगी? ये फेबररी वाला जो है 14 फरवरी 2020 वाला, ये जो पीरियड है डाइज नॉन का 20 डेज़ का, इसका डिडक्शन मैं तुरंत कर दूंगी ईएल से? तुरंत नहीं करूंगी, मुझे नेक्स्ट हाफ ईयर में करना होगा। और अगर ये फेबररी में है तो नेक्स्ट हाफ ईयर कब शुरू होगा? 1 जुलाई को होगा। तो जब 1 जुलाई को मुझे ईएल मिलेगी तब मैं ये पीरियड माइनस करूंगी। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मैं आपको नॉर्मली 15 डेज ऐड करके दे दूंगी। 48 में से आप 15 ऐड कर दीजिए, 48 डेज में 15 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास बैलेंस हो जाएगा 63। अब मुझे डिडक्शन भी करना है। डिडक्शन कितना करना होगा? 110 ऑफ 20 डेज, 20 डेज का डाइज नॉन पीरियड था, तो 110 निकालेंगे, कितना आता है? 2 आता है। अब मैं ये 2 माइनस कर दूंगी, माइनस कर रही हूँ तो इसे डेबिट साइड पे लिख दिया, तो माइनस कर देंगे 2, कितना आता है? 61 डेज बचता है।
ठीक है। अब 2021 में चलते हैं। 61 डेज था आपका लास्ट में 2020 में, तो मैं इसमें 15 दिन ऐड कर दूंगी 1 जनवरी 2021 को, फिर से आपको 15 दिन की ईएल मिलेगी। तो आपकी कितनी ईएल हो गई? 76 डेज हो गई। और हमें कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 तक करनी थी, और इसी तरीके से आप अपना कैलकुलेशन करते जाइए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें LTC का एग्जाम्पल लिया है मैंने। समझ लीजिए 31 दिसंबर 2020 को मेरे पास 70 ईएल थी, ठीक है, 70 ईएल थी, और मैंने ईएल का इस्तेमाल कर लिया LTC के दौरान 15 दिन का, और लीव एंड कैश भी करवाया मैंने। ईएल को एंड कैश भी करवाया है 10 दिन की, ठीक है। वो करवाया है मैंने 10 सितंबर 2021 को, 10 सितंबर 2021 को। मुझे कैलकुलेट करना है ईएल 1 जुलाई 2022 तक के पीरियड का, ठीक है। सबसे पहले 2021 से कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। आपको 31 दिसंबर 2020 का 70 दिन गिवन था, तो मैं 1 जनवरी 2021 में 70 में ऐड कर दूंगी 15 ईएल, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 75। फिर आपको 1 जुलाई को भी मिलेगा, 1 जुलाई 2021 को आपको 75 जो आपका बैलेंस बचा था इसमें ऐड कर दीजिए 15 डेज, कितना आता है? 90 हो जाता है। अब यहाँ पे LTC का पॉइंट का ध्यान रख दीजिए। 10 सितंबर 2021 को आपने LTC के लिए लिया था, LTC के दौरान ईएल अवेल करी थी, और साथ में 10 दिन का ईएल एंड कैश भी करवाया था। तो मतलब टोटल कितने दिन यूज़ कर लिया आपने ईएल के? 25 दिन के ना। 15 दिन की आपने ईएल ली और 10 दिन का लीव एंड कैशमेंट करवा लिया, तो 25 दिन यूज़ कर लिया। अब 90 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचा? 65 बचा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इज, अब आपको 2022 में फिर से ईएल मिलेगी 1 जनवरी 2022 को। सबसे पहले 65 में मैं ऐड कर दूंगी 15 डेज, जो आपका बैलेंस बचा था 2021 में, 65 में ऐड कर देंगे 15 डेज, आपके हो जाएंगे 80। हमें कैलकुलेशन 1 जुलाई तक करनी है, तो 1 जुलाई में भी 15 डेज और दे देते हैं। 80 आपका था, 80 में 15 डेज ऐड कर देंगे, 95 आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपना कैलकुलेशन करते जाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।